नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते तो मैं बता दूं, हम भारत के इतिहास की सीरीज चला रहे हैं। जो पहली बार इस वीडियो पर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास के हर एक बिंदु को छुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले प्राचीन भारत को देखा पूरा का पूरा, एक भी बिंदु हमने नहीं छोड़ा। इस इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत का इतिहास देखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारी बात चल रही थी मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसमें मुगलिया वंश की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बाबर का टॉपिक देखा, उसके बाद में बाबर के बाद में हुमायूं और हुमायूं के बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को देखा। आज हमारा टॉपिक होगा, वह होगा नेक्स्ट मुगल बादशाह नंबर फोर्थ, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे आप जहांगीर नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर इससे यह साबित हुआ कि इसकी उपाधि जो है जहांगीर है, और एक और उपाधि है गाजी। इससे पहले गाजी उपाधि जो है वह बाबर की थी, यानी मुगलिया साम्राज्य के अंदर गाजी नंबर 2। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। देखिए, इस तरह से भी उलझाया जा सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह गाजी का खिताब उसने हासिल किया था या किसने नहीं किया था। देखिए, पहला बादशाह बाबर ने गाजी, दूसरा बादशाह हुमायूं गाजी नहीं था, तीसरा बादशाह अकबर गाजी नहीं था, और चौथा बादशाह जो है जहांगीर वह गाजी था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। इससे साबित होता है कि यह भी हिंदुओं के प्रति कट्टर था। ठीक है, यह भी कट्टर मुसलमान था। पहले इसके थोड़ा सा वंश को देख लेते हैं। देखिए, अकबर का शहजादा जिसका नाम था सलीम, सलीम की फैमिली थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सलीम की पहली बेगम का नाम था मानबाई, जिसे मानीबाई भी कहते हैं। ये आमेर के कछवाहा खानदान से थी, भगवान दास की पुत्री। दूसरी बेगम थी जिसका नाम था जगत गोसाई, जिसे भानुमति भी कहा जाता है। यह मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तीसरी पत्नी का नाम था पीरादे, ये भाटी खानदान से थी, जैसलमेर के हर राय सिंह भाटी की पुत्री। और चौथी बेगम का नाम था नूर ए जहां, जिसका ओरिजिनल नाम था महरुन्निसा। ये आपको ट्री समझे बिना जहांगीर का शासनकाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। मानबाई की एक संतान हुई थी जिसका नाम था शहजादा खुसरो खान। उसके बाद में जगत गोसाई का पुत्र था शिहाबुद्दीन खुर्रम खान, जिसे आने वाले समय में आप शाहजहां कहोगे। इससे हुआ था परवेज खान, और इससे हुआ था शहरयार खान। ये चीज समझनी जरूरी है। अब मैं एक चीज क्यों समझा रहा हूं, उसके पीछे वजह सुनिए। जब बादशाह जलालुद्दीन, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, मैंने उसमें बताया था कि बादशाह जलालुद्दीन आगरा से अजमेर शरीफ की तरफ निकले थे। अजमेर जियारत कहते हैं, करीब 3 जनवरी 1562 को। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों मियां बीवी यानी जलालुद्दीन अकबर और उनकी बेगम रुकैया बानो, रुकैया के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अपने गुरु शेखू बाबा के कहने पर ये अजमेर जियारत के लिए निकले थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकने के लिए। ठीक है,
जब ये निकले थे तो मैंने आपको बताया था करीब 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में, जयपुर के सांगानेर में आमेर के राजा भारमल से इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, वापस लौटते समय 6 फरवरी 1562 को सांभर में राजा भारमल की पुत्री हरका से इन्होंने निकाह पढ़ा था और वहां से आगरे लौट गए थे। लेकिन इसके बीच में, इस यात्रा के बीच में एक और घटना घटित हुई थी और वह घटना हुई थी अलवर में। यह समझे बिना आपको जहांगीर का शासनकाल समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखिए, शेखू बाबा अर्थात शेख सलीम चिश्ती के कहने पर बादशाह जलालुद्दीन अजमेर जियारत के लिए निकले थे। क्यों निकले थे? क्योंकि रुकैया की कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, दोनों मियां बीवी पैदल निकले। ये जा रहे थे कहां? अजमेर शरीफ। ठीक है, बीच रास्ते में अलवर में रुके थे, उसके बाद सांगानेर में रुके, फिर अजमेर गए, फिर सांभर में रुके और वहां से वापस आगरे लौट गए थे। ये उनका यात्रा था। ओके, ये 1562 की बात है। तो 3 जनवरी 1562 को वे आगरे से रवाना हुए थे। करीब 5 जनवरी 1562 को इनका काफिला जो है अलवर में रुका। अलवर में देखिएगा, अलवर में समझना इस चीज को, अलवर में एक गडरिया अर्थात भेड़ बकरी चराने वाला, जिसका नाम था मिर्जा ग्यास बैक। मिर्जा ग्यास बैक बड़ी जोर जोर से माथा पकड़ के रो रहा था। बादशाह जलालुद्दीन ने ग्यास बैक से पूछा कि आप मेरे एतमाउद्दौला रो क्यों रहे हैं? एतमाउद्दौला रो क्यों रहे हैं? तो ग्यास बैक ने कहा कि मेरे एमिदुद्दौला, मेरी बेगम अस्मत बानो, ग्यास बैक की बेगम अस्मत बानो, खुदा का मजाक देखिए, 5 पुत्रियां हुई हैं, 5 पुत्रियां, 4 मर चुकी हैं, 5वीं पुत्री है। लोग मुझे मनूस मानते हैं कि सालो पापी है, सारी छोरियां हो रही है, छोरो है ही। तो बादशाह जलालुद्दीन ने कहा कि मेरे एतमाउद्दौला, औलाद देना ना देना खुदा के वश में है, जैसा शेखू बाबा ने जलालुद्दीन को भी कहा था कि खुदा के वश में है। एक काम करता हूं, मैं वैसे अजमेर शरीफ जा रहा हूं, आपके लिए भी मन्नत मांगूंगा ताकि आपको पुत्र मिले। वैसे मैं बादशाह हूं, कभी जरूरत पड़े तो आगरे पधारिएगा। तो ग्यास बैक हंस पड़ा, तू और बादशाह, वो भी पैदल, चल निकल। ऐसा नहीं कहा था, मैं अपनी टोन में बात कर रहा हूं, मतलब इंसल्ट की कि आप और बादशाह, वो भी पैदल, मजाक क्यों कर रहा है? खुदा ने तो मजाक किया, तू भी मजाक कर रहा है मेरे साथ। दरअसल ग्यास बैक की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था महरुनिसा। अब आपको सारा खेल समझ में आ गया होगा। महरुनिसा पुत्री थी, ठीक है, इसलिए रो रहा था। यहां से बादशाह जलालुद्दीन सांगानेर पहुंचे, जहां आमेर के राजा भारमल ने अपने 10 बेटे 3 पोते अकबर की सेवा में भेज दिए। ठीक है, वहां से अजमेर पहुंचे 29 जनवरी 1562 को, और वहां से सांभर में भारमल की पुत्री हरका से निकाह पड़ा। मैंने पिछले वीडियो में सारा डिटेल बता रखा है। वहां से पहुंच गए वापस कहां? आगरा। तो यहां तक क्लियर, माइंड में है? आगे समझिए। महरुनिसा पुत्री हुई थी। सांभर में जिस हरका से निकाह पड़ा था जलालुद्दीन ने, राजा भारमल की पुत्री, उसी हरका से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था शहजादा नूरुद्दीन सलीम खान। यानी इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महरुनिसा सलीम से कितनी बड़ी थी। ठीक है, करीब करीब 20 साल बाद
अस्मत बानो ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम था आसफ खान, यानी महरुनिसा और आसफ खान दोनों भाई बहन थे। यानी नूर जहां का भाई था कौन? आसफ खान। ठीक है, ये वही आसफ खान है जो बादशाह जलालुद्दीन के लिए जब मानसिंह कछवाहा हल्दी घाटी युद्ध के लिए जाते हैं तो आसफ खान उस युद्ध में उप सेनापति होता है। ठीक है, जब बेटा हुआ 20 साल बाद, इसका मतलब नूर जहां उस समय ये महरुनिसा कितनी बड़ी थी? 20 साल। तब पता चला ग्यास बेग को कि वास्तव में 20 साल पहले जो मुझे मिला था वो हिंदुस्तान का बादशाह। तो दौड़े दौड़े गए, लॉटरी लग गई इनके, तो पूरे परिवार को लेकर गए बादशाह जलालुद्दीन के पास और बादशाह जलालुद्दीन को कहा कि मुझे पहचाना मैं आपका एतमाउद्दौला। तो बादशाह जलालुद्दीन ने कहा कि जरूर मेरे अमीदुद्दौला, मैंने पहचान लिया आपको। बादशाह जलालुद्दीन ने इस परिवार को प्रश्रय दिया, अपने दरबार में रखा, मिर्जा ग्यास बेग को अमीर आखुर बनाया, गुरसला का प्रधान बनाया। ठीक है, ये महरुनिसा जिस समय सलीम करीब 5 साल का था, महरुनिसा 25 के आसपास की थी। ठीक है, और 5-6 साल की आयु के अंदर ही ये सलीम पहले से अय्यास तो था, अफीम का नशेड़ी था, क्योंकि महामनगा, जीजी अनगा और रत का खेल जैसी औरतों ने इसे अफीम का आदी तो बना रखा था, नशेड़ी तो था ही। ठीक है, ये सलीम महरुनिसा पर डोरे डालता था और कहता था माशाअल्लाह आप क्या हो। तो महरुनिसा को भी वीआईपी लड़का पल्ले पड़ा था। कहती थी कि बताइए ना शहजादे हम क्या हैं? तो क्या आप तो नूर महल हो। कभी तो हद कर देता था, आप तो नूर ए जहां हो, इस संसार का नूर प्रकाश हो। आप ये बात बताइए मुझे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, एक बात मैं यहां और कर दूं। पहली बात तो मिर्जा ग्यास बेग ये अफगानी शिया है और ये सुन्नी मुसलमान है। पहला एंगल गलत। दूसरा एंगल, ये करीब 25 साल की, ये 5 साल का, उम्र का तकाजा देखिए। ये छोरी दासी तुल्य और ये हिंदुस्तान का शहजादा। क्या बादशाह जलालुद्दीन इस रिश्ते को कभी मंजूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन महरुनिसा को सब पता था, उसको तो वीआईपी छोरा अपने कंट्रोल में चाहिए था ताकि वह हुकूमत कर सके, और उसने की भी। वास्तव में बादशाह जहांगीर के समय हिंदुस्तान का शासन इसी नूरे जहां के हाथ में था। ये तो सिर्फ नाम मात्र का टैग था। अफीम का आदी तो सौतेली अम्मियों ने बना दिया था, अकबर की सौतेली अम्मियों ने सलीम को, लेकिन शराब का अय्यास इसने बनाया था। ये पिलाती रहती और ये पीता रहता। बादशाह जलालुद्दीन को ये चीजें पसंद नहीं आती थी, इसलिए बादशाह जलालुद्दीन ने इसका निकाह भी पढ़वाया था, नूरे जहां का निकाह अली कुली बैग से। अली कुली बैग, जिसे शेर ए अफगन भी कहा जाता है। शेर ए अफगन नाम से ही साबित होता है। महरुनिसा का निकाह पढ़वा दिया था, लेकिन अली कुली बैग अपने रियल शौहर को कभी भी ये महरुनिसा घास नहीं डालती थी, क्योंकि उसको तो ये सलीम चाहिए था। अपने शौहर के साथ कुछ समय के लिए रही, बंगाल में वापस लौट आई और सलीम ने इसको आगरे में बिठा रखा था। बादशाह जलालुद्दीन हर किसी सैनिक अभियान के लिए सलीम को कहीं पर भेजते तो सीधा इलाहाबाद किले में जाकर अय्यासिया करता, और उसी इलाहाबाद किले यानी प्रयागराज के किले के अंदर जहांगीर ने जो लेख लिखवाया है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहते हैं, वो इसी बातों को लेकर है कि मैं कैसे शराब पीता था इसके साथ में। यानी दारू वाली बातें हैं यहाँ पर इस शिलालेख में। अगर आप मेरी लगातार पूरी सीरीज देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि क्या किस तरह से पासा पलट रहा है। आगे सुनना। आसफ खान की एक बेटी थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो, जिसे इतिहास में मुमताज नाम से जाना जाता है। और मुमताज किसकी बेगम थी? पूरा वर्ल्ड जानता है, शाहजहां की।
ठीक है, यानी जहांगीर के शासनकाल में दो गुट थे। अभी आगे भी कहानी कैसे जारी रही वो भी सुन लीजिए। एक समय की बात है, मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताया था कि बादशाह जलालुद्दीन के समय अहमदनगर का विद्रोह हुआ था, अहमदनगर नासिक में। तब इसी सलीम को बादशाह जलालुद्दीन ने अहमदनगर और नासिक विद्रोह दबाने के लिए कहा कि वो शाही सेना लेकर अहमदनगर पहुंचे। लेकिन ये सलीम अहमदनगर ना जाकर इलाहाबाद किले में जाता है, वहीं इसकी वो बैठी हुई है। सलीम कभी भी इन बेगमों को घास तक नहीं डालता था इस नूरजहां की वजह से। ठीक है, अहमदनगर की बजाय सलीम सीधा इलाहाबाद चला गया और बादशाह जलालुद्दीन के एक सबसे क्लोज फ्रेंड थे, नवरत्नों में से एक, सबसे जिगरे यार, लंगोटिया यार, अबुल फजल ने इस बात की शिकायत बादशाह जलालुद्दीन से कर दी कि आपने शहजादे सलीम को कहा है कि अहमदनगर जाए, लेकिन वो इलाहाबाद चला गया है। इससे बादशाह जलालुद्दीन काफी नाराज हो गए और बादशाह जलालुद्दीन ने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद हिंदुस्तान का बादशाह बनने योग्य सलीम का पुत्र खुसरो खान है। और वास्तव में खुसरो योग्य भी था। अब इसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों खुसरो ने विद्रोह किया, क्यों खुर्रम ने विद्रोह किया सलीम जहांगीर के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ। ये सारी कहानी यहीं से रची जा रही है। जब तक ये डायग्राम के जरिए आप पूरा मैटर, मुगलिया साम्राज्य में जो हलचल चली है उसको नहीं समझोगे, तब तक ये मैटर समझ में नहीं आएगा। अब तक सिर्फ आप रटते आए हो इस बात को लेकर कि इसने विद्रोह किया, यूं विद्रोह किया, लेकिन आज पहली बार समझ रहे होंगे आप कि ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं। अब मुगल साम्राज्य में दो गुट बन गए थे। ठीक है, एक गुट जो है वह जहांगीर और नूरजहां वाला, और एक गुट बन चुका था शाहजहां और आसफ खान वाला। ये दोनों भाई बहन भी आपस में लड़ते रहते थे। ये भाई हमेशा अपनी बहन के फैसलों के खिलाफ रहता था। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा इतिहास में, अनारकली। अनारकली, वैसे सलीम अनारकली सीरियल भी बनते हैं, लेकिन अनारकली शब्द का इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। जहां तक मैंने अपने स्तर पर अनारकली को पता करने की कोशिश की तो मैं आपको बता दूं, अनारकली शब्द का अर्थ होता है उर्दू में से हिंदी में छम्मक छल्लो, जो बन ठन के घूमती है, लड़कों को अपनी उंगलियों पे घुमाती है, लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती है, अपने सौंदर्य का गलत प्रयोग करती है। नूरजहां क्या कर रही है? यही कर रही है, घुमा रही है। इसका मतलब नूरजहां को ही अनारकली कहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नूरजहां ही अनारकली है यानी छम्मक छल्लो है, तो बादशाह जलालुद्दीन ने, आप मुझे समझाइए, क्या इसको दीवार में चुनवाया था तो गलत किया था? मेरे ख्याल से इसको दीवार में नहीं, गड्ढा खोद के पूरे जमीन में दफन कर लेना चाहिए, पाताल लोक में दफन कर लेना चाहिए। इतनी चंट औरत थी। क्या क्या चंट काम किए थे देख लेना जरा। देखिए, पहला कार्य किया इसने कि बादशाह जलालुद्दीन ने घोषणा की कि मेरे बाद हिंदुस्तान का उत्तराधिकारी खुसरो बनेगा। बादशाह जलालुद्दीन की मौत हुई 1605 ईस्वी में। तो इसी नूरजहां के षड्यंत्र की वजह से उसने अपने शौहर को मरवा दिया, और बादशाह जलालुद्दीन के मरने के बाद नूरजहां ने निकाह पढ़ा था सलीम से। बादशाह ने अपने जीते जी, अकबर ने जीते जी दोनों को एक होने नहीं दिया था। ठीक है, बुढ़ापे में निकाह पढ़ा था और अपने शौहर को मरवाया था। आगे सुनिए। इतना ही नहीं जनाब, बादशाह बना जहांगीर। जहांगीर को बादशाह बनाने में मदद की मान सिंह ने। ठीक है, अपने ही भांजे का पक्ष नहीं लिया और इस खुसरो को कैद कर लिया था। एक दिन खुसरो
ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की सहायता से ये सुरंग के माध्यम से तरण तारण भाग गया। कैसे भागा, क्यों भागा, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन इस खुसरो को के बारे में आपको पता होगा कि इसकी मां मानबाई ने अपने हाथों से अपने पुत्र की जान ली थी। यानी ये तो पत्ता इस तरह से साफ हो गया। अब ये क्यों हुआ था मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट बादशाह कौन बनने वाला था, खुर्रम। इन दोनों ने विद्रोह क्यों किया ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन एक बार इस मैटर को समझिए कि मैं क्यों आक्षेप लगा रहा हूं उस नूरे जहां पर। उसके बाद में शाहजहां, खुर्रम ने भी विद्रोह किया था, मेवाड़ आ गया था ये अपने मित्र करण सिंह के यहां पर, ठीक है, इसको भी मरवाना चाहती थी ये। तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा था, सारे डिसीजन नूरजहां लेती थी। नूरजहां कहती थी इसको, ये तो पी के पड़ा रहता था, और ये आदेश ठोकता था इनको, तो ये होता था। इतना ही नहीं, खुसरो और खुर्रम का पत्ता साफ करवा के ये शहरयार खान को बादशाह बनाना चाहती थी। और शहरयार खान उस समय 3 साल का था। और इतना ही नहीं, अपने शौहर सलीम को भी मारना चाहती थी ये था प्यार इसका। और इतना ही नहीं, और सुनिए, शहरयार खान किसकी औलाद है, सलीम और नूरजहां की। लेकिन अली कुली बैग और नूरजहां की एक पहले से औलाद थी, वो भी देख लीजिए। अली कुली बैग और नूरजहां की एक पहले से औलाद थी जिसका नाम था लाडली बानो, जिसकी अम्मी कौन थी, नूरजहां। शहरयार खान की अम्मी कौन थी, नूरजहां, ठीक है। और अब्बा दोनों के अलग अलग थे। लाडली बानो के अब्बा थे अली कुली बैग और शहरयार खान का अब्बा था सलीम। इन दोनों का निकाह भी पढ़वा लिया इसने, भाई बहन का, हुकूमत के लिए। इससे ज्यादा गंदगी क्या हो सकती है। अब बताओ, मैंने गलत कहा कि इसको दीवार में नहीं जमीन में दफन करना चाहिए, वो भी पाताल लोक तक। देखिए, यहां से सारे राज खुलेंगे। कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। नूरजहां की अम्मी है अस्मत बानो। यह भारत की पहली नारी है जिसने इत्र का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र बनाया था अजमेर में। आसफ खान की कौन क्या है सारा समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको सलीम की पूरी लाइफलाइन इसी डायग्राम पर आधारित है, वो सारी की सारी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय, टेक केयर योरसेल्फ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो एक बार।